सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को नमस्कार, राजुल का और प्यारी बुआ को नमस्कार। भाई सब लोग खुश रहो, राजुल खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। और हमारी सभी जो बिटिया हैं, बहुरियां हैं, जो आज खूब सजी सवरी हैं, उन सबको ढेर सारी हरतालिका तीज की शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। ऐसे ही खूब सजो सवरो, खुश रहो, है ना। और भाई हमारे तमाम और भी जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे तो भैया पति लोग भी अपनी पत्नियों के संग रहते हैं व्रत। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा हमें राजू। ये तो बहुत बढ़िया बात है। भाई जो आधा भाग है वो अगर व्रत है तो दूसरे भाग ने भी व्रत रह के उस चीज को संपूर्ण कर दिया तो संपूर्णता कहलाएगी। संपूर्णता कहलाएगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि कहते हैं कि भैया तुमने खा लिया तो समझो आधा पेट हमारा भर गया। ये सब तो बहुत सालों से कहते चले। अरे तो सब कहने की बातें हैं बुआ। ऐसा मन भर जाता है। भला बताइए किसी के खाने से किसी का पेट कैसे भरेगा? कोई खुशी से। अच्छा चलिए ठीक है। खुशी वाला जो मन भर जाता है वो वाला है। ये सब मन वाली बात है। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं जो मन से होती हैं। लेकिन भाई ये जो बात है ना कि सजने संवरने वाली बात, मन निहाल हो जाता है आजकल सबको देख के। आज सही बात है। अच्छा बुआ, आज हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं सखी विशेष में यमुना बाई वाइकर, जो कि लावणी साम्राज्ञी कही जाती हैं। तो उनकी भी जो नाच होता है, लावणी नृत्य होता है, उसकी भी सज धज देखते ही बनती है। देखते ही बनती है। ये तो हमारे देश के सभी नृत्यों की बात है। पूरा वर्ल्ड फेमस ऐसे ही थोड़े है। हिंदुस्तान है ना, तो है। हर परंपरा, हर क्षेत्र। तो आज हम ये भी तो बता दें, सब सखियां इंतजार कर रही होंगी, सब श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि भाई आज क्या क्या होने वाला है। तो आज एक प्रेरक कथा छोटी सी सुन ली जाएगी। हाँ, बुआ सुनाएंगे एक बहुत सुंदर सी कहानी। फसाना शुरू हमको भी सुनाया था उन्होंने, तो थोड़ी थोड़ी हमें जो जो याद रहेगा वो हम सुनाते जाएंगे। लेकिन बुआ के मुंह से तो बहुत ही अच्छी लगी थी वो कहानी। और बहुत सच में बहुत ज्यादा एक ऐसी कहानी है जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सीख देती है। ये देखो मालिश कर रही हैं वो तो हम बाद में बताएंगे कि कितने काम की होती है मालिश। मालिश बहुत काम की होती है। और रसोई के जो जिद्दी दाग होते हैं उन्हें हम किस किस प्रयास से और कैसे कैसे छुड़ा सकते हैं ये भी बताएंगे। और घूमने चलेंगे। हाँ, घूमने तो जाएंगे। बुआ है साथ में तो घूमने जरूर जाएंगे। बुआ आज मणिपुर चला जाए? हाँ बिल्कुल चलेंगे। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे हरतालिका तीज की, देखो उसमें क्या है ना कि सबकी चूड़ियां खनक रही हैं और बहुत कुछ कह रही हैं। लेकिन ये जो निर्जल व्रत होता है, वैसे तो सब पौराणिक कथाएं हैं, कहेंगे कि बड़ी पारंपरिक चीजें हैं, लेकिन इनका मजा अपना अलग है, रस अलग है ना? हर परंपरा भारतवर्ष की वैज्ञानिक है। तो बस कुछ इसी तरीके से जो ये उपवास है ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोगों को रखने के लिए, मतलब इसकी एक प्रेरित करता है। और एक जैसे कहते हैं ना, वैसे भी हम सोच रहे हैं चलो कि 2-4 महीने से, जब से बारिश की रिमझिम फुहार शुरू हुई कि चलो मेहंदी लगाएंगे मेहंदी लगाएंगे, लगी नहीं रही है, समय नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अब ये आ गया तो लगा नहीं भाई, आज तो लगाना ही है। चाहे हरियाली तीज गई, चाहे रक्षाबंधन हुआ, ये सब मौके ऐसे आ गए कि बस रात को चाहे 12 बजे तक जगना पड़े लेकिन मेहंदी तो लगाई जाएगी। और उसका कुछ उत्साह ही और होता है। और आम दिनों में लगा ली जाए तो उतना मजा नहीं आता जितना हरितालिका तीज में अगर लग गई मेहंदी तो क्या बात है। यही तो हम कह रहे हैं। और यही सजना संवरना बुआ। बिल्कुल, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं। और देखो पहले तो साल भर ऐसे कपड़े नए नए बनते नहीं रहे, है ना? तो अब क्या है कि एकदम पहना जाता है। शाम को पूजा के समय सुबह श्रृंगार करो, गौरी का श्रृंगार करते हैं बहनें बिटिया लोग उठ के। फूल इस समय इतने अच्छे अच्छे खिले रहते हैं, पारिजात के और सब चीज के, तरह तरह से श्रृंगार करने की परंपरा है। फिर उसके बाद फिर पूजन अर्चन करो, फिर अपने अपने ढंग से लोग व्रत रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो बात है ना, ये तो अभी काफी तरह से प्रमाणित हो रही है कि योग और इन सब के माध्यम से, कि वर्ष में एक बार आप पूरे दिन निर्जल व्रत रहें, यानी बिना पानी पिए रहें, या कभी कोई दिन ऐसा आप गुजारें कि पूरे दिन केवल पानी पर रहे, पानी, शहद, नींबू, इन सारी चीजों पर, यानी
कि पेय पदार्थों पर, जिससे कि जो शरीर में तमाम विषैले पदार्थ हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हानि पहुंचा सकती हैं, वो निकल जाएं। कुछ इसी तरह की सोच रही होगी इस तरह के उपवासों के पीछे, तभी ये निर्जल उपवास या कुछ लोग पानी पी लेते हैं इस तरह के, तो वो भी मतलब शरीर के लिए तो फायदेमंद ही। बिल्कुल, और ऐसे ही कहा जाता है हफ्ते में एक दिन, नहीं तो कम से कम 15 दिन पर रह लो व्रत। तो ये सब उपवास की परंपरा है, वो वाला उपवास नहीं कि हाँ ये ढेर सारा हलवा बनाया और बैठ गए खाने, या ढेर सारा आलू बनाया बैठ गए खाने, तो या फिर अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई व्रत जब टूटेगा तब हम फिर पूड़ी कचौड़ी हलवा और ये मिठाई और वो मिठाई और फलानी ऐसी वाली ये सब्जी और वो सब्जी, खूब सारी सोच रखा है पूरा मेन्यू कि ये बनाएंगे और खाया जाएगा। तो यही बात होती है ना कि उपवास के बाद भी बड़ा हल्का सा कुछ खा के तब व्रत, वो तो बात है कि पारण किया जाता है। बिल्कुल, सुबह सबसे पहले काढ़ा बनाया जाता है, और वो भी काढ़ा जो होता है जो कि पित्त नाशक होता है। ऐसे ही नींबू को गर्म किया जाता है, अंगीठी पर वैसे तो किया जाता था, अब नहीं तो आप गैस पर कर लें जाली वाली रख के, और उसके ऊपर नमक, काले मिर्च और थोड़ा सा शक्कर और काला नमक, ये सब डाल के, पाचन की सारी चीजें डालकर, यानी खट्टा मीठा दोनों और नमक भी सब डाल के और उसको चाट लिया जाता है। तो इससे जो है पित्त नहीं खराब होता कि एक दिन पहले आपने जो पूरे दिन आपका पेट खाली था, उसके बाद दूसरे दिन आप कुछ खाएं तो ऐसा ना हो कि सब होड़ के बाहर आ जाए। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ही फायदे के लिए हैं। और वैसे बुआ एक बात ये है कि जो मतलब सारे दिन की के व्रत के बाद भी जो एक कांति खिलती है चेहरे पे, मतलब लगता है वाह वाह, उस पर से श्रृंगार, उस पर से श्रृंगार। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि वो कांति केवल ऐसा नहीं है कि कुछ केवल लोग उसको सब चीज को बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, पूजा पाठ इन सब से जोड़ते हैं, नहीं, वो सच में स्वास्थ्य का निखार है, वही नजर आता है। स्वास्थ्य की कांति होती है जो धीरे धीरे और निखरती है और दिन ब दिन हमें पूरे साल भर खुश रहने का एक वो देती है ना। और कई दिन तक बदन बड़ा हल्का हल्का रहता है और मन तो फूल सा खिला रहता है, तो बस खिल जाते हैं हम लोग। कैया आवेली, गोरी पल में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद आवेली, तुम्हारी पल क्या पालनी है झुलावली, झुली पल क्या पालनी है झुलावली, हो मारे मैं दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी, मारे नैना तो दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी, थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी, हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी, चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावे रावेली, चुंदड़ी लहर लहरावेली, भोला नाम में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली, हो मारे हिवड़े सो दूर दूर जाला जी, ढोला कैया जाला जी, मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला, ढोला कैया जाला जी, थाने मोतीड़ो बनालू,
ये जो पलकों में बंद करके रखने वाली बात है, ये कितनी प्यारी है। भाई ये पूरे वर्ल्ड फेमस है ये सब बातें। तो जो राजस्थान तुमने घुमा दिया ना पलकों में बंद करके, आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब राजस्थान से महाराष्ट्र नृत्य देखा, हाँ नृत्य दिखा रही हो तुम, है ना। तो भाई बहुत सारे लोक नृत्य हैं, सबकी अपनी अपनी खास बात तो है ही। और महाराष्ट्र की जो ये जो नृत्य शैली है जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें प्रांत की जिजीविषा समाई है। जैसा कि देश के अन्य भाग के लोकगीत, संगीत और नृत्य में होता है, लेकिन मराठी लोक नृत्यों में अत्यंत प्रसिद्ध लावणी का अंदाज एकदम अलग है, बिल्कुल निराला है। और अपने नाम के अनुसार लावण्य यानी सौंदर्य से भरा हुआ है। और ये सौंदर्य लावणी के पारंपरिक संगीत का है, पारंपरिक वेशभूषा में सजी हुई उन नर्तकियों का है जो ढोलकी की थाप पर लहरा लहरा कर नृत्य करती हैं। और लावणी के इसी सौंदर्य बोध को संजोने वाली कलाकार हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध मराठी लोक कलाकार यमुनाबाई वाईकर। यमुनाबाई वाईकर, जिन्होंने यमुनाबाई विक्रम जलवे के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें लावणी और तमाशा की मराठी लोक परंपरा की विशेषज्ञ के नाम से भी याद किया जाता है भाई। और उन्हें पद्मश्री के साथ साथ और बहुत सारे सम्मान मिले, जैसे 1990 में महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, फिर 95 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, फिर 2000 में अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार मिला। हाँ, फिर 2012 में टैगोर सम्मान। ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया। वैसे बुआ एक बात है कि सम्मानों और पुरस्कारों और गुणीजनों की सराहना का ये शिखर जो था, जहाँ तक वो पहुंची, तो ये कोई आसान नहीं था ये शिखर, इस शिखर तक पहुंचना। अपने साथ एक लंबी यात्रा थी उनकी, जिसमें संघर्ष भी था, चुनौतियां भी थी, और फिर उन्हें आगे करने का, बढ़कर पार करने का, आगे बढ़ने का उनका संकल्प भी था। और इसके साथ साथ इन सब चीजों का एक अनुभव, ये जो समूह था, ये है यमुनाबाई वाईकर। सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं राजुल कि देखो जब क्या होता है ना कि जब मुश्किलों के बीच में से रास्ता बनता है ना, तो कहीं ना कहीं ढेर सारा अनुभव आप लेकर चलते हैं, बिल्कुल, है ना। वैसे तो गठरी कहा जाएगा तो लोग समझेंगे कि बोझ है, ऐसा नहीं है। गठरी जो है बहुत बड़ा खजाना भी हो जाती है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने बचपन से ही ये पाठ सीख लिया था कि जिंदगी का रास्ता कैसे बनाना है। तो नुनकेलाम गांव जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, वहाँ एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जहाँ आर्थिक तंगी तो थी ही और पिता घर छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में माँ पर अपने घर को चलाने के लिए फिर बड़ी मुश्किल तो थी ही। 5 बच्चे, उसमें सबसे बड़ी बेटी को उन्होंने साथ लिया और वो सड़क पर गाती, और फिर इसी तरह से बच्ची भी माँ के साथ गाने पर नाचती थी। तो उस वक्त जो बच्ची 6 साल की थी, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। और यही बच्ची थी यमुनाबाई वाईकर। इसी बीच उन्हें बुआ तमाशा मंडली में भी शामिल होने का मौका मिला था, जहां उनका चचेरा भाई ढोलकी बजाता था। तो जब वो वहां उस तमाशा मंडली में गई, कुछ महीने रही वहां पर वो उन लोगों के साथ गीत सीखने के लिए। हाँ। तो उन्होंने बहुत सारी मतलब लावणी के गीत सीखे, बहुत सारी बातें सीखी उसकी। और जब वो घर वापस लौटी तो मतलब एक नई यमुनाबाई वाईकर बनकर आई थी। और ये देखकर उनके घर वाले बहुत खुश हुए, खासतौर से उनके पिता जो कि अब वापस लौट आए थे। अच्छा, तो भाई उन्हें लगा कि जब उनके पिताजी ने भी देखा तो उन्हें भी लगा कि बिटिया को प्रतिभा, जो ये प्रतिभा उसकी है, उसको एक नया जीवन देना चाहिए और उसको भी एक नया जीवन मिलेगा, बिटिया को भी। तो यही सोच के चलते पिता और बहनों के साथ उनकी पहली तमाशा मंडली बन गई, और जिसमें पिता ढोलकी बजाते और यमुनाबाई वाईकर गाती और बहनें जो हैं वो मिलकर लावणी नृत्य करती थी। यानी पूरा परिवार इसी उसमें आ गया, कला में। फिर कुछ समय के बाद उनको किसी ने कहा कि अगर मुंबई आएंगे तो ज्यादा, उनको ज्यादा पैसे मिल सकेंगे। तो सपरिवार वो लोग मुंबई आ गए और फिर यहाँ पर तमाशा मंडली उनकी जो थी वो सड़कों पर प्रदर्शन करती रही। अब शुरुआत में तो यमुनाबाई जो थी वो पारंपरिक गीत ही गाती थी जो लावणी में गाए जाते हैं, जो पारंपरिक लावणी गीत होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको ये महसूस हुआ कि लोग जो हैं वो फिल्मी गाने ज्यादा पसंद करते हैं।
हाँ, तो तो बस उन्होंने भी वही कुछ किया, कुछ कुछ तो नया करना ही पड़ता है ना आपको अलग बनने के लिए। तो बस लावणी संग्रह में उन्होंने फिल्मी गीत जोड़ लिए और उनकी तमाशा मंडली के जो फिर प्रदर्शन जो भी थे, जो भी दिखाती थी, खूब पसंद किया जाने लगा। तो यमुनाबाई वाइकर ने मंचीय प्रस्तुति फिर करनी शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि भाई ये सड़क सड़क पर तो नहीं मजा आएगा, तो मंच पर गई और फिर उनकी मंडली का पहला मंचीय प्रदर्शन जब हुआ वो जबरदस्त सफल रहा। और बुआ इसके बाद तो मतलब झड़ी लग गई थी, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रदर्शन हुए और सभी बहुत कामयाब। तो ये सिलसिला 10 साल तक चला और फिर 1975 के आसपास एक बार फिर मुश्किलों ने सिर उठाया। हुआ ये कि मतलब अब तमाशा की तरफ लोग कम जाने लगे, उनका रुझान कम हो गया। तो उसकी वजह से यमुनाबाई वाइकर को अपनी तमाशा मंडली बंद करनी पड़ी। फिर 1980 के आसपास फिर से उन्हें मौका मिला और उन्होंने नई मंडली बनाई और एक बार फिर से प्रदर्शन होने लगे। इसी बीच दिल्ली में एक आयोजन में उन्हें अपनी मंडली के साथ बुलाया गया जिसमें उन्हें स्टेज पर गाना भी था। अब यमुनाबाई थोड़ा सा असमंजस में आ गई कि जाने क्या प्रतिक्रिया हो, क्योंकि जब लावणी नृत्यांगनाओं का नृत्य प्रदर्शन हो गया तब यमुनाबाई वाइकर ने स्टेज पर गाना शुरू किया। तो डर तो लगता ही है ना कि नृत्य के बाद गायन कौन पसंद करेगा, है ना। लेकिन गाना समाप्त होते पूरा हॉल जो था ना राजुल, वो तालियों से गूंज उठा। और इसमें जो उन्होंने एक बार किसी अपने साक्षात्कार में बताया था कि जब उन्होंने संबोधन किया था हॉल में बैठे हुए गुणीजनों का, तो यही कहा था कि ये 75 वर्ष की महिला अब आपके सामने एक लावड़ी गीत प्रस्तुत करना चाहती है और आप ध्यान से सुनिएगा और कुछ अगर गलती हो तो गुणीजन मुझे क्षमा कर दें। मतलब इतनी उनके अंदर विनय भावना थी। और जब उन्होंने गाया ये तो वो यादगार लम्हा हो गया, क्योंकि उसी मंच पर अगला कार्यक्रम था सुप्रसिद्ध कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज का। तो वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जब गाना सुना तो बहुत खुशी हुई। और ये तो होता है ना कि गुणीजन दूसरे की कला को बहुत सराहते हैं, तो उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की, बहुत सराहना की। तो ये तो उनके लिए, यमुनाबाई के लिए भी बड़ा यादगार पल था, क्योंकि जब उन्हें लगा कि बिरजू महाराज जी उनके गाने की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना? फिर तो सफलता का एक नया दौर शुरू हुआ और देश के ढेर सारे शहरों में उनके ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित होने लगे। फिर सिलसिला चल पड़ा। उतार चढ़ाव के बीच लावणी लोक नृत्य कला को एक नया आयाम देने वाली लावणी साम्राज्ञी यमुनाबाई वाइकर का जीवन एक हम सब के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल। और 7 मई 2018 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। लेकिन उनके बारे में जानकर, उनके बारे में सुनकर या पढ़कर या उनके सिखाए हुए लोगों को देखकर, जैसे जीवन को एक नया कुछ करने का, किसी भी मुश्किल के सामने ना रुकने का या किसी भी कठिनाई से आगे ऊपर बढ़ने का एक हौसला मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है।
इंतजार रहता है कि कोई प्यार लेके आए, वो प्यार कहीं से भी मिले, बस यही तो वर्ड नदियों से, झीलों से, पहाड़ों से, भाई फिर क्या किसी इंसान से। किसी इंसान से मिले या कोई नृत्य देखकर मजा आ जाए। खास तौर से भाई जो तुमने गाना सुनाया ना, उसका तो पूरा दृश्य ही सामने घूम रहा था। माधुरी दीक्षित नाच रही है, बस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन बहुत भाई सुंदर नृत्य किया भी है किया भी उन्होंने। है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिलहाल तो हमें अभी कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि आज हम कहीं घूमने चलेंगे पहले, या कुछ और बताएंगे? दाग धब्बे छुड़वा दोगी? दाग धब्बे छुड़वा दे तब घूमने चले क्या? जैसा आके फिर काम नहीं करना पड़ेगा बुआ, है ना? ऐसा? हाँ तो जिद्दी दाग है तो भाई टाइम तो लगेगा। हाँ, मतलब थोड़ी मेहनत कर ले, फिर आके आराम से अपना देखेंगे चमकता हुआ घर। ठीक है। तो देखो भाई, तेल का जब दाग तो बहुत सामान्य सी बात है, तो सुइया में घुसो तो बस लग ही जाता है ना। तो इसको सिरका, सफेद सिरका और तेल का दाग हटा देता है। इसी के संग संग कीटाणु रहित भी कर देता है, बदबू भी दूर हो जाती है, और धुएं से जो दाग बन जाते हैं वो भी दूर कर देता है। तो इसके लिए 1 कटोरी गर्म पानी में कपड़ा डुबोकर तेल वाली जगह पोंछ दे, और आधा कप सिरका और 1 कप गर्म पानी के घोल का ये बनाना पड़ेगा। और उसके बाद कपड़े या जैसे कि स्पंज है, किसी भी चीज से डुबोकर उसको साफ कर दिया जाए, नहीं है तो ब्रश से भी लगाकर साफ कर सकते हैं, है ना? अच्छा बुआ, अगर हम आपसे कहें कि तेल से ही तेल छुड़ाइए तो? ऐसा? हाँ, जहर जहर को काटता है। हमें डराओ ना। अब जैसे कुछ होता ना, जैसे कई कई जगह पे धूल और तेल एक साथ चिपक गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए कि एक पेपर टॉवल में वेजिटेबल ऑयल जो है ना, वो खाने पीने का तेल, खाने पीने का, अच्छा? हाँ, वो जरा सा 2-3 बूंदे डाले और फिर उससे साफ करें। तो जो ग्रीसी जो दाग हो जाते हैं ना, एकदम चपटे चपटे, हाँ, वो जो है साफ हो जाएंगे, जिसको कहते हैं चौंट गया जिसको। हाँ वो वाला? हाँ। अच्छा। और फिर जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे रखी है, या फ्रिज जहाँ रखा है, उसके नीचे भी जो फर्श कैसी हो जाती है ना, मतलब थोड़ी नमी, थोड़ी धूल, सब मिलजुल के एकदम चिपक सा जाता है। हाँ, जब भी नजारा अलग सी पेंटिंग शुरू हो जाती है वहाँ। और ये वाली जगह जो है, ये वाली चीज जो है ना, वो तो खास तौर से जहाँ हम तेल का डिब्बा अपना रखते हैं या शीशी रखते हैं, उसके नीचे बड़ी सामान्य तरीके से बन जाता है। हाँ। तो उसको बस इसी तरीके से कि हल्का सा वो डाल के, थोड़ा 2-4 बूंदे डाल के, और एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या कागज का, या कोई मुलायम सा कपड़ा ले लीजिए। अच्छा। एक मुलायम कपड़ा ले लीजिए और उससे साफ करिए। फिर तुम ना साफ करोगे, हम साफ करेंगे? नहीं बुआ, ले लीजिए। नहीं बुआ, हम तो बता रहे सखियों को, साफ तो हम ही करेंगे, आपसे थोड़ी करवाएंगे बुआ। तो भाई देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा यहीं पर बता देते हैं। वैसे दाग छुड़ाने की बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि जहां पर आप तेल, घी, 2-3 चीजें तो हो ही जाती है ना। एक रिफाइंड तेल हुआ, एक सरसों का तेल हुआ, या आप एक देशी घी, कुछ ऐसा प्रयोग में लाते हैं, तो 2-3 डिब्बे या शीशी तो हो ही जाती हैं। तो उसको एक आप दूसरे डिब्बे में या छोटी ट्रे पर रख दें, तो इस तरीके की समस्या नहीं होगी। जो अभी हमने प्रयोग किया है वो नहीं करना पड़ेगा इस चीज के लिए खास। बुआ, हम तो यही तुरंत अपनाते हैं जो आपने शुरू सिखाया है, कि वो रख दो। और अब हम एक चालाकी और ये कर लेते हैं कि उसके नीचे हम एक कागज भी बिछा लेते हैं। तो कागज आप बदलते रहिए और अपना जगह साफ सुथरी जब चाहे तब। वैसे नींबू और सोडा वाटर जो है, उसके साथ भी सफाई हो सकती है। जैसे नींबू काट के दाग वाली जगह पर, ये जो ज्यादा ढीठ दाग होते हैं, पुराने जैसे जो हो चुके हों, हाँ, तो वहां पर रगड़ दें, और इसके बाद एक कपड़े को सोडा वाटर में डुबोएं और फिर उससे साफ कर दें। अच्छा। वैसे सामान्य ताजे दाग जो हैं वो तो नींबू से वैसे ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो जो ज्यादा जिद्दी दाग होते हैं ना, कई ज्यादा दिन पुराने हो जाते हैं, बहुत बाद में दिखाई पड़ा, तो उसके संग आपको सोडा वाटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। नहीं, और पैसा कम खर्चना चाहते हैं तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो ज्यादा जिद्दी दाग हैं, उस जगह पर नमक छिड़क दें। अच्छा। और इसके बाद नमक छिड़कने के बाद सिरके में पानी थोड़ा सा मिलाएं। अच्छा। और उस मिश्रण को वहां पर छिड़क दें, स्प्रे कर दें, जैसा आपके पास सुविधा हो। अगर स्प्रे वाली एक बोतल हो तो उससे स्प्रे कर दें, और फिर कपड़े या स्पंज से साफ कर दें लीजिए। इसमें तो नहीं है। चलो ठीक है, करना तो हमें है नहीं, हम हाँ बुआ, लेकिन कम से कम ये है ना कि आप जब जो चीज बताती जाती हैं तो उसके साथ तो एक मुहर लग जाती है ना कि हाँ। तो भैया ऐसा है कि श्रोताओं, हम बताते हैं आपको, जब ये लोग ठीक ठाक करके नहीं आती, हम बताते नहीं है कार्यक्रम में। लेकिन फिर भी दाग तो अपने अपने अंदाज के होते हैं, कभी छूटते हैं, कभी नहीं भी छूटते हैं, ये भी होता है। तो भाई बेकिंग सोडा का प्रयोग हो चुका है, तो भी 1 कप जो है ना
सोडा और 1 कप गर्म पानी में बेकिंग सोडा और 1 कप गर्म पानी का मिश्रण वो साफ है पूरा अलग और से बन जाता है। हाँ
बहुत प्यारा गीत। लेकिन हमारे जो साथी हैं ये कम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें नहीं लिखकर भेजते हैं। आप लिख रहे हैं, इन्होंने तब लिखा है ये पोस्ट जब सरगम के सितारे कार्यक्रम सुन रहे थे। इन्होंने लिखा, अभी झपकी लेते हुए सरगम के सितारे सुन रहा हूँ, बड़े काम की मालिश और कई विषयों पर अच्छी बातें और जानकारी और खूबसूरत गीत भी सुनने मिलेंगे। मालिश शरीर की थकान और बीमारियां जरूर दूर करती है। अगर साथ साथ विविध भारती पर सदा बहार संगीत हर रोज सुनते हैं तो दिल और दिमाग की भी संगीत भरे मालिश तो क्या बात है, क्या बात है, बड़ा सुकून महसूस होता है। अरे वाह। भाई इनकी बात सुन के तो हमें बड़ा सुकून महसूस हुआ। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने एक बात और बड़ी मजेदार लिखी है। इन्होंने लिखा है कि भाई थोड़ा सा टिप्स इन्होंने भी दे दिया है कि अगर चाय गिरी हो तुरंत पानी से धो दीजिए कपड़ों को तो तुरंत साफ हो जाएगा, चाय के दाग नहीं पड़ेंगे। हाँ लेकिन पान की पीक जो होती है ना उसका अगर दाग पड़ गया तो तुरंत चूना लगा दें आप। अच्छा। तो बाकी किसी को चूना लगाने से बेहतर है कि आप कपड़ों पे से दाग हटाने के लिए चूने का प्रयोग करें। क्या बात है। और साफ हो जाएगा। अब वाह कपड़ा साफ होगा कि दाग नहीं पता, हो जाएगा दाग। तो आजमा कर देखिए अगर कभी तो ऐसा पहले हो। पान गिराना पड़ेगा ना। मतलब हमारे जो श्रोता खाते हों, अगर वो अगर ऐसा कुछ आजमाना चाहें तो आजमाएं और देखें कि शायद, क्योंकि इसे ये जो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती हैं ये इसी तरह के अनुभवों से आती हैं कि कभी किसी ने कुछ किया और उसमें अचानक सफलता मिली तो समझ में आया कि हाँ भाई ये तो चल सकता चूना है, नींबू है, ये सारी चीजें ब्लीच का काम करती हैं। कच्चा दूध है, ये बहुत गुणकारी है, ये भी बहुत आराम से पान का दाग छुड़ा देता है। अच्छे से डुबो के उसमें रख दें, 2-3 बार धो दें और ठीक हो जाता है। क्या बात है। तो ये सब ठीक है। लेकिन हो गया ना, चलो भैया घूमने उमने चलोगे? हाँ बुआ अब घूमने चलेंगे अब, क्योंकि भाई बहुत देर से हम लोगों ने काम कर लिया। अब काम करते करते बुआ हम तो थक गए, अब घूमने जाएंगे। कहीं नहीं थकी वकी नहीं हो। देखो अभी मणिपुर का जब नाम लेंगे तो कूदने लगोगे। हाँ। तो भारत के पूर्वोत्तर में जो ये है ना झील, पहाड़ी और प्रकृति के ढेर सारे उपहारों से सजा हुआ है मणिपुर। तो इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें राजुल, तो भौगोलिक रूप से मणिपुर हर तरफ से मणि की तरह चमकता आभूषण ही है। मतलब आप इसकी जो बनावट है, जो इसकी भौगोलिक संरचना है वो देखें, यहाँ पे क्या क्या विशेषता है वो देखें, और चाहे भाई इसका नाम मणिपुर, मणि अपने तो सोचिए। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मणिपुर में खूबसूरत नज़ारों की भरमार है। और इस तरह राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहाड़ और घाटियाँ। पहाड़ भी हैं यहाँ पर और घाटियाँ भी हैं। और इसकी राजधानी है इम्फाल, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो फिर चलिए सबसे पहले मणिपुर की लाइफ लाइन का नज़ारा देखें। ये लाइफ लाइन है लोकटक झील, जो पूर्वोत्तर भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यही तो हम कह रहे हैं कि इस झील में तैरते हुए द्वीपों का दृश्य बहुत सुंदर लगता है और इन्हें फुमदी कहते हैं। मछुआरे इन द्वीपों पर अस्थायी रूप से निवास भी करते हैं। हाँ। और केंद्र द्वीप दरअसल एक पिकनिक स्पॉट जैसा है और लोकटक केबुल राष्ट्रीय उद्यान है और दुनिया का बहुत अनूठा और इकलौता तैरता हुआ उद्यान। ये एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी है बुआ, जहाँ पे शंघाई हिरण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जगह बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के जो शौकीन हैं उनको ये बहुत आकर्षित है। ये जगह बहुत खूबसूरती से ये किया जा सकता है यहाँ पर जाकर। अब इनकी बात चलिए तो इम्फाल नदी के तट पर बना कंगला महल भी देखने योग्य है। कंगला महल या कंगला किला, मणिपुरी भाषा में कंगला का अर्थ है सूखी भूमि। तो ये महल या किला मेईबेई शासकों का बनवाया हुआ है और बहुत पुराना है, कई शताब्दी पुराना है ये। तो भाई इसे भी जरूर देखा जाए। और मणिपुर में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ही आकर्षण है। यहाँ सारी दुनिया में एकमात्र सिरोही लिली के फूलों की सुंदरता जो है ना वो लेती है। हाँ, बिल्कुल। ये फूल खास तौर से उगाया जाता है और इस उद्यान में एक सिरोही स्थित है जो लिली के फूलों से ढकी हुई है। कितना अच्छा लगता होगा ना बुआ। बहुत सुंदर। तो फूल तो हमेशा आकर्षित करते हैं। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ फूल है, यहाँ स्थान विशेष में रहने वाले वन्य जीव भी सकते हैं, पंछी भी हैं और सभी बहुत आकर्षित करते हैं अपने आप को। हुआंग पीक भी है यहाँ पर, जो कि यहाँ सबसे ऊंची चोटी है और जहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है। और यहीं पर जो है जो खूबसूरत सिरोही लिली की बात हमने की थी, उसकी लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। संभाला गया है। वाह। और पास में ही खंगतुई गुफा है, जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीणों ने शरण ली थी।
ये भी एक प्राकृतिक गुफा है, ये भी इसका एक अलग ही वो भी है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। मणिपुर में धौबल शहर घूमने योग्य है, जहाँ खोंगजोम युद्ध स्मारक, पीपुल्स म्यूजियम और धौबल बाजार घूमिए। झीलों का आनंद लेना हो तो आइकॉप लेक और वॉथो लेक पर भी आप घुमाइए। और मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर बीच में स्थित है चंदेल शहर। वहां पहुंचकर एक और प्राकृतिक सौंदर्य लुभाता है, तो दूसरी ओर यहाँ का नृत्य और संगीत मंत्रमुग्ध कर देता है। बड़ा खास होता है मणिपुर का नृत्य और संगीत। बहुत प्यारा। इसके अलावा सेकाता पुरातात्विक जीवंत संग्रहालय भी देखने लायक है। यहाँ विभिन्न खंडों में आदिवासियों द्वारा निभाई जाने वाली परंपराओं, अनुष्ठानों को दिखाया गया है। और यहाँ मीती और नागा शासकों से संबंधित कलाकृतियां भी देखने लायक हैं। अब संग्रहालय की बात हुई है बुआ, तो मणिपुर ने अपने जो संस्कृति है उसको बड़ी अच्छी तरह संजोया है। मणिपुर राज्य संग्रहालय भी बहुत विशिष्ट है। यहाँ पे राष्ट्रीय घराना बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध। फिर इतिहास में ऐसी कोची है तो मौसम पर होती है। मतलब आप चीज
फूल हैं चारों तरफ। और बातें ही बातें हैं हम लोग के पास तो। और ऐसा बुआ नहीं कहानी नहीं सुनाएंगे? अरे रुको, पहले देखो हमारे तो साथी लोग इतना बढ़िया बढ़िया लिखकर भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि मालिश के बहुत सारे फायदे हैं, तन मन स्वस्थ रहता है, शरीर मजबूत बनता है, मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन के लिए अति उत्तम माना गया है। सर्दी के दिनों में धूप निकलने के बाद मालिश करने से अनेक फायदे देखे गए हैं। और ये मालिश तिल के तेल से, सरसों के तेल से करनी चाहिए, इसके भी अनेक फायदे बताए गए हैं। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मालिश आपकी थकान दूर करती है, शरीर मजबूत बनाती है, साथ ही कई तरह की बीमारियों में भी फायदेमंद होती है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में मालिश को बेहद अहम माना गया है। इसे कई बीमारियों के इलाज में प्रभावी माना जाता है। ये तन मन को नई ताजगी देता है। मालिश के लिए मौसम और तेल दोनों की भूमिका अहम होती है। मौसम के अनुसार मालिश के लिए जरूरी तेल और तरीके दोनों बदल जाते हैं। मालिश तन मन दोनों को तरोताजा बनाए रखने में सहायक साबित हुई है। हाँ, केवल तन मन नहीं भैया, ये जो इन्होंने कहा धूप निकलने के बाद, बल्कि धूप निकलने से पहले ही बच्चों को तेल मालिश कर दी जाती है, फिर धूप में छोड़ दिया जाता है। जो आजकल विटामिन डी की जो कमी हो रही है वो इसीलिए कम हो रही है। सही बात है ना? तो ये बड़ा जरूरी है बच्चों के लिए खास तौर से। हालांकि हर उम्र के लिए बहुत आरामदायक है। हाँ, कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि हर उम्र हर मौसम में और कोई भी अगर मालिश करता है तो उसके कुछ ना कुछ लाभ ही होते हैं, हानियां नहीं होती। लेकिन बस वही बात है कि आप उसके जो नियम है उनका पालन करिए। कि मतलब अच्छा ये बताओ, तुम कब से कह रही हो सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग करते भी हैं, फायदा भी होता है। तब से यही बता रही है। अरे भाई, तो वो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है ना कि हम लोग मालिश करते हैं, फायदा होता है। हमारे बहुत सारे साथी खुद भी करते हैं, उन्हें भी फायदा होता है। हाँ, सर्दी में यह है कि आनंद बहुत आता है, गर्मी में तो पसीने के संग चिप चिप चिप। तो लेकिन उसके बाद वो जो एक गर्मी में एक जो वो वाला एहसास होता है ना, खूब सारा पसीना निकल गया और आप एकदम एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, वो चीज मालिश अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो नहीं होती है। तो नियमित वाली बात कहाँ हो पाती है सब? अरे जब भी हो जाए बुआ, मालिश तो मालिश है ना। हाँ, तो ये बात है कि यही हम कह रहे हैं बार बार राजुल बिटिया कि देखो ऐसा है, सवेरे जैसे कुछ लोग पानी पीते हैं 1-2 गिलास, तो उस समय जब बैठे हो तेल लेके बैठ जाओ, अपने हाथ पैर में मालिश कर लो। क्या बुराई है इसमें? सही बात है ना। और क्या। और बच्चों के लिए तो देखो हम लोग बड़े तन मन धन से करते हैं सब काम। 3 बार मालिश होनी है तो 3 बार करते थे। अपने बच्चों की हम लोगों ने की ही है ना। और उसके संग संग क्या है, कुछ कुछ जो हमारी बिटिया आती, बहुएं आई, पता लगा सुबह 4 बजे से लेके रगड़े पड़ी हैं बच्चों को। बच्चे चिल्ला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, पूरा घर उठ जाता था। तो कुछ कुछ सबकी आदत है। लेकिन हाँ, ये है कि लगातार मालिश करने से बच्चों की जो त्वचा है बहुत कांतिमय हो जाती है। और हाँ, खास तौर से जैसे तुमने कहा सावधानी की, उसका तो ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। बिल्कुल, है ना। अच्छा बुआ, जब सावधानियां आप बरतते हैं तो सावधानियां आपको उस समय भी बरतनी चाहिए जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। अच्छा, मतलब ये कथा सुनाए बगैर नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो हम कहानी सुन के ही मानेंगे। अरे परेशानी से दौर से गुजर रहे हो तुम, जितने लोगों ने देखो कार्यक्रम सुन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हमारे पास समस्या नहीं है। हाँ, है ना। और ये ना कहना चाहिए कि आजकल लोग कहते हैं, आजकल नहीं, लोग कहते आ रहे हैं अरे भैया बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे ही एक हमारे कोई साथी बड़े परेशान, काम करना तो बड़ी मुश्किल तो चीज है, ये पता ही नहीं, सुबह गए शाम को पता लगा कहीं की नौकरी से निकल जाओ। तो नौकरी हर संभालने की, रिश्तेदारों को संभालें, पड़ोसियों को संभालें, बड़े झंझावात में थे, बड़े परेशान होने लगा, दूभर सी हो गई है। तब तक पता चला कि घर के पास में ही एक बड़ा मैदान था, वहाँ कुछ संतों का काफिला आया हुआ था। तो बोले चलते हैं, कुछ सुन लेंगे सत्संग वगैरह, तो शायद कुछ ऐसी बात मिल जाए तो है कि हाँ, जीवन की कुछ परेशानी दूर हो जाए। इत्तेफाक से पहुंचे वहाँ तो गुरुजी मिल रहे थे लोग, तो पहुंचे, उन्होंने वो भी लग गए लाइन में। बहुत देर बाद तो समय आया, उसमें भी बड़े परेशान कि लो हमारा ही दिन बड़ा। खैर पहुंचे वहाँ तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, तो गुरुजी बोले क्या बात है? तो बोले बहुत जिंदगी बड़ी भारी हो गई है। तो बोले कल आना, बहुत सारी समस्याएं हमारे पास। ठीक है, कल आना बेटा तुम, लेकिन ऐसा करो, तुम कहाँ जाओगे, दूर है तुम्हारा घर, रात में यहीं रुक जाओ, लेकिन सोना तब जब हमारे ये जो काफिले के 100 ऊंट हैं, ये जब बैठ जाएंगे तब सोना। तो अरे बाप रे बुआ, अरे तो कौन सा मुश्किल थोड़ी था, सारे ऊँटों को बैठाना था। हाँ, तो बैठा रहे थे वो, बैठाते रहे। और समस्या तो गुरुजी की थी ना, तो गुरुजी के पास दूसरे दिन पहुंचे ही है। मतलब बैठा नहीं बैठा वो तो पता लगेगा जब वो गए। तो उन्होंने पूछा बड़े मुस्कुरा के गुरुजी ने, क्या हुआ, नींद अच्छी आई हमारे यहाँ पर खेमे में? तो कहना, अरे महाराज कहाँ नींद आई, जैसे तुम बता रही हो ना, समझ गई थी कि तुम बैठेंगे नहीं ऊँट।
तो नहीं, हम तो नहीं मतलब बैठे। एक एक ऊँट से जाकर कहना कि बैठ जाओ। इंसान हो तो कह दे भाई कि भाई हाँ, बैठ जाओ, फला घोषणा बैठ कर दें जाओ। कि नहीं सब लोग बैठ जाओ एक साथ, हाँ हमारा आदेश है, सब हाँ, लोग मान अब जाएंगे? ऊँट क्यों मानेंगे भला? नहीं, इंसान कौन सा मानता है? सही बात है। 100 सवाल करते हैं उसमें लोग। खैर, हम्म तब गुरुजी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम्म तुमने कुछ समझा इस बात से कि सब ऊँट नहीं बैठे? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे तो नहीं समझ में आया। बोले हुआ क्या, तुम बताओ। तो देखो हम तुम्हें बता देते हैं थोड़ा सा। तो बोले कि क्या हुआ? बोले कुछ को तुमने बैठाया होगा, बैठ गए होंगे। बोले हाँ। कुछ को तुमने प्रयास किया होगा, नहीं बैठे होंगे। बोले हाँ, ये भी हुआ। बोले कुछ को बैठाया, फिर बाद में फिर से उठ गए। बोले हाँ, ये भी हुआ। बोले एक को बैठाते थे, दोबारा लौट के देखते थे तो वो फिर खड़ा हो गया, उठ गया। और कुछ को कहते रह गए, वही तो हम पैर सोच रहे पकड़ते थे रह गए, हुआ। नहीं बैठा तो नहीं बैठा। बोले फिर उसका क्या हुआ? बोले लेकिन हाँ, 8-10 को फिर बैठा के लौटे तो देखा वो अपने आप बैठ गया। ओहो, तो बस ऐसे ही समस्याएं हैं। आप जिनको बैठाना चाहते हैं, समस्या क्या को दूर बात करना चाहते हैं, वो कभी दूर हो जाती हैं, कभी नहीं दूर होती हैं, कभी अपने आप दूर हो जाती हैं जब हम उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे जिद्दी दाग वाले की तरह अगर कोई जिद्दी समस्या है, आप उन्हें छोड़ दीजिए समय के हवाले, वो हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो भैया ऐसा है ना, केवल हूं करने से नहीं काम चलेगा। हाँ बुआ, ये तो है। देखो, ऐसा है कि समस्याएं रहेंगी। समस्याएं वैसे ही हैं जैसे हम अपनी आशाएं रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं। कहते हैं ना कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी अपने आप सिर उठा के खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है बुआ। अच्छा बुआ, ऐसी कुछ घटना स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी जब वो बहुत छोटे से थे। हाँ। तो जा रहे थे, वो कहीं रास्ते से जा रहे थे और उनके पीछे बंदरों का झुंड लग गया था। अब बंदर तो जानती ना आप, लग जाए जिसके पीछे फिर उसको दौड़ा तो हाथ के में कुछ खाने वाने का रहा। हाँ, कुछ बच्चे थे तो कुछ खाते हुए जा रहे थे। तस्बीह लेते तो हैं बस बच्चे, हाँ, बंदर। तो बस वो बंदरों ने उनका पीछा करना शुरू किया। अब ये देखा तो वो बच्चे दौड़ने तो थे, लगे वो होंगे, दौड़ने लगे। हाँ। बस दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। अब हांफने लगे तो एक बड़े बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ठहर जाओ, जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। अच्छा। और घूम कर इनकी तरफ देखो। अच्छा। तो उन्होंने पहले तो डरे, लेकिन फिर वो तो भाई स्वामी विवेकानंद थे, रुक गए और उन्होंने घूमकर बंदरों की तरफ देखा। जब बंदरों ने देखा कि भाई ये तो खड़ा हो गया है हाँ। और हमारी तरफ देख रहा है और अब इसके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो भाई वो चुपचाप जो थे चले गए। अच्छा, तो बस जाने ऐसा ही लगे। मुश्किलें होती है कि मुश्किलों को के सामने अगर उनके आंख में आंख डालकर अगर बात की जाए तो मुश्किलें चली जाती हैं। यानी कि आप मुड़े और उसका सामना करें तो आप देखेंगे कि बंदर की तरह वो भी समस्याएं भी दूर दूर होती जा रही हैं। मतलब सामना करिए डट कर। और ऐसा नहीं है, एक आध बंदर हो सकता है, बंदर का बच्चा बच भी गया हो वहां पर, तो उसे आप अनदेखा कर दीजिए। हाँ हाँ, मतलब कम से कम समस्याओं का दौड़ाना तो बंद हुआ ना। हाँ, यानी कि आपका भागना और हाँफना और परेशान होना और बिल्कुल जीवन का भारी हो जाना वो समाप्त हो जाता है। हाँ, है ना? तो मुश्किलों को देखने का वो नजरिया होता है कि आप उन्हें किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उनको लेंगे। और जब तक आप उनको मन को हल्का करते हुए नहीं लेंगे, हाँ। तब तक मुश्किलें भी हल्की होने वाली नहीं है। बिल्कुल। वैसे भी ताने बाने की तरह ये है, सुख और दुख साथ साथ है। और कभी ये भी तो कल्पना करो राजुल, कि अगर केवल सुख सुख हो तो क्या मजा आएगा? है ना? वो भी तो नहीं आएगा। हाँ, उब जाएंगे हम लोग। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई सुख दुख जो है वो ये कपड़े के ताने बाने की तरह है। एक भाई सत्संग इसीलिए किया जाता है। एक सत्संग में यही दिखाया उन्होंने, जो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने एक कपड़ा लिया और सारा कहा कि एक को बुलाया, कहा कि जितने जो लंबे वाले धागे हैं वो निकाल दो। उसने जब खींचना शुरू किया तो सारा का सारा कपड़ा जो था वो झड़ गया। उन्होंने कहा अगर केवल दुख दुख निकाल दोगे तो कुछ नहीं बचेगा इस जीवन में। अरे वाह, ताना बाना ही खत्म हो जाएगा। जी, ताने या बाने में से अगर एक भी डोरी आपने निकाली, चाहे आड़ी या तिरछी, लंबवत वाली, कोई भी, बस उसका अस्तित्व समाप्त। तो हम चाहते हैं दोनों धागे रहें और उन दोनों धागों में सामंजस्य हम बिठाते रहें। हाँ, बस यही करते सामंजस्य रहें। बिठाते रहें और उसका मजा लेते रहें। उस कपड़े का पूरा मजा लीजिए। उसको कैसे आपको ओढ़ना, पहनना, बिछाना है वो देखिए आप। है कि हाँ, नहीं? सही बात है बुआ। तो बुआ, आप देखिए ना, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। सखियों से इजाजत लेनी होगी, तो सभी बिल्कुल। सखियों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी
सहेली। सा गा रे गा सा रे